हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 4। पहला प्रश्न, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मूल निवासी थे कहाँ के? मध्य एशिया के, यूरेशिया के, अमेरिका के, चाइना के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य एशिया के। मैक्स मुलर साहब क्या मानते हैं? आर्य ना मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रमाण चिन्ह था, यानी इनमें से कौन सा वैदिक धर्म का और संस्कृति का प्रमाण चिन्ह था? ध्यान, ब्रह्मचर्य, पूजा या यज्ञ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक धर्म और संस्कृति का जो प्रमाण है ना, वो यज्ञ माना जाता है कि भाई यज्ञ करने वाला वैदिक धर्म और संस्कृति से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में पत्नी उपेक्षित थी, प्रताड़ित थी, या अंदरबंद थी, या फिर सभी धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में पति की सहभागिनी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वैदिक काल में देखो पत्नी की स्थिति अच्छी थी, यानी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इसका किस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि जो धार्मिक कार्य होते थे, सामाजिक उत्सव होते थे, उसमें वो पति की सहभागिनी रहती थी, यानी उसके बिना व्यक्ति न तो धार्मिक कार्य कंप्लीट कर सकता था, ना सामाजिक उत्सवों को कंप्लीट कर सकता था। इस प्रकार उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस थी जितनी पुरुष की थी, उतनी ही महिला की थी। ठीक है ना? तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट होनी शुरू हो गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? यानी प्राचीन काल में बिहार का क्या नाम था? किस नाम से बिहार को जाना जाता था? मगध, भागलपुर, पटना या पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मगध। यानी प्राचीन वर्तमान जो बिहार नाम से जाना जाता है जो एरिया, वो प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, मगध। अगले प्रश्न में चलते हैं। आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम बुद्ध के शिष्य थे, बुद्ध के बौद्ध संत थे, बुद्ध के पहले गुरु थे या शासक थे? तो इसका आंसर क्या होगा? जो आलार कलाम थे ना, वो बुद्ध के पहले गुरु थे। कौन थे? आलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे, है ना? आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के पहले गुरु थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने वाले थे, यानी जैन धर्म को दक्षिण भारत कौन लेके गए थे? दक्षिण भारत की तरफ किसने प्रचारित किया था? स्थूलभद्र ने, भद्रबाहु ने, सुधर्मान ने, या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भद्रबाहु थे ना, क्या नाम है? भद्रबाहु। वो जैन धर्म को दक्षिण भारत में लेके गए थे। कौन गए थे? भद्रबाहु साहब जैन धर्म को दक्षिण भारत में प्रचारित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित अग्रोनोमोई कौन थे? मेगास्थनीज ने एक अधिकारी का वर्णन किया, उसका नाम है अग्रोनोमोई। वो कौन थे? नगर के अधिकारी थे, गांव के अधिकारी थे, पुरोहित थे या सैनिक थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज ने जो अग्रोनोमोई के बारे में बताया है, वो उन्होंने कहा है कि वो नगर के अधिकारी थे। कौन थे? नगर के अधिकारी माना है किसको? अग्रोनोमोई को। किसने? मेगास्थनीज साहब ने। और किताब क्या है इनकी? इंडिका, है ना? इंडिका किताब में मेगास्थनीज साहब ने अग्रोनोमोई कहा है नगर के अधिकारी को। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी? जो बिंदुसार है उसकी धार्मिक रुचि किस संप्रदाय में थी? बौद्ध धर्म में थी, जैन धर्म में थी, आजीवक में थी, या लोकायत में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो बिंदुसार है ना, वो आजीवक धर्म का अनुयायी था। किसका? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और इसकी स्थापना किसने करी थी? मक्खली गोसाल साहब थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और फिर अशोक ने आजीविकों के लिए गुफाएं बनाई थी, और उनके जो पौत्र थे दशरथ, उन्होंने भी आजीविकों को गुफा दान की थी। तो इस प्रकार बिंदुसार की जो धार्मिक रुचि थी वो किसमें थी? वो आजीविक संप्रदाय में थी, यानी बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का समर्थक था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन मिलता है? यानी अशोक के कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग नरसंहार का वर्णन मिलता है? 10वें, 11वें, 12वें, 13वें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी अशोक का जो 13वां शिलालेख है ना, कौन सा 13वां शिलालेख, उसमें कलिंग नरसंहार का वर्णन किया हुआ है ना? कौन से शिलालेख में किया हुआ है? 13वें शिलालेख में किया हुआ है। अगले प्रश्न चलते हैं। धर्म राज्य का स्तूप को कहा गया जाता है, यानी धर्म राज्य का स्तूप कहते हैं उसको, और किस नाम से जाना जाता है? चीर, धर्म, काला या त्रिवेदी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म राज्य का स्तूप को चीर नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चीर नाम से भी जाना जाता है। किसे? धर्म राज्य का स्तूप को चीर नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चट्टानों को काट के बनाए गए बाघ गुफा मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में है, ठीक है, यानी चट्टानों को काट के मंदिर बनाए गए हैं,
बाघ के गुफा मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है और धार जिले के अंदर है। अब ये पूछ रहा है कि वो किस नदी के तट पे बनाए गए, बाघोरा, बाघिन, कावेरी या नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाघिन नाम की नदी वहां पे बहती है। कौन सी नदी बहती है, बाघिन नाम की नदी वहां पे बहती है। उसके किनारे बाघ के गुफा मंदिर बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में, और चट्टानों को काट के बनाए गए है ना, चट्टान ऐसे चट्टान थी, उसी चट्टान को काट के मंदिर का रूप दे दिया, ठीक है ना। वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में धार जिले में बाघ गुफा मंदिर बनाए गए और बाघी नदी किनारे बनाए गए। प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है, प्रयाग प्रशस्ति है ना, समुद्रगुप्त के बारे में जो वर्णित करती है, उसके रचयिता कौन है, हरिशेन है, हरिदेव है, गोपाल है, श्रीहरि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है अपने हरिशेन साहब, और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, है ना। हरिशेन साहब इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है ना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हरिशेन साहब ने करी है। किस प्रसिद्ध संत को गौरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, यानी मोहम्मद गौरी था ना, उसने सुल्तान उल हिंद नाम की उपाधि दी, है ना। वो किसे दी, निजामुद्दीन औलिया को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख बहाउद्दीन जकारिया को, या शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। यानी गौरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसे दी थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी थी। किसे दी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को दी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालिक थे, यानी चैतन्य महाप्रभु जब थे ना, उनके समकालिक बंगाल का शासक कौन था, सैयद हुसैन था, हुसैन शाह सरकी था, दौलत शाह था या कुतुबन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हुसैन शाह सरकी। यानी जो चैतन्य महाप्रभु थे वो हुसैन शाह सरकी के समकालिक थे। किसके, हुसैन शाह सरकी के समकालिक थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नैनार कौन थे, शैव धर्म के मतावलंबी थे, शाक्त थे, वैष्णव थे या सूर्य के उपासक थे। तो नैनार किसे कहते हैं, तो अलवार और नैनार दो प्रकार के संत है। तो नैनार संत है ना, वो शिव जी के उपासक, शैव धर्म के उपासक है ना, वो नैनार, ठीक है। अलवार विष्णु धर्म के उपासक, वैष्णवों के उपासक, ठीक है। किस स्थान पर कबीर का समाधि स्थल है, यानी कबीरदास जी महाराज है ना, उनका समाधि स्थल कहाँ पे है, वाराणसी में है, प्रयाग में है, गोरखपुर में है, मगहर उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास जी महाराज का जो समाधि स्थल है वो मगहर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, मगहर नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे कबीरदास जी का समाधि स्थल है। कहाँ पे, मगहर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है, यानी राफेल ऑफ द ईस्ट, यानी पूर्व का राफेल किसे कहते हैं, जहांगीर को, बसवान को, अब्दुल समद को, बेहजाद को। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बेहजाद है ना, बेहजाद, क्या नाम है, बेहजाद, उसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। किसे, बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बेहजाद को, बेहजाद नाम है इसका, और इसे क्या कहते हैं, पूर्व का राफेल कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था, यानी शिवाजी की जो पैदल सेना थी उसमें सबसे नीचे का अधिकारी कौन था, हवलदार था, जमादार था, जुमलदार था या नायक था। तो इसका आंसर होगा शिवाजी की सेना का सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी, उसे कहते थे नायक। क्या कहते, उसे कहते नायक कहते। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शिवाजी की सेना, पैदल सेना थी ना, उसका सबसे नीचे की श्रेणी का जो अधिकारी था उसका नाम है नायक। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस राजनेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह माना, यानी ब्रिटेन के एक राजनेता हुए और उन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत में, है ना, उसे राष्ट्रीय विद्रोह माना था। तो ग्लेदास्ता थे, केनिन थे, डिज़रायली साहब थे या पामस्टन थे। तो जो डिज़रायली साहब थे ना, इन्होंने माना था कि ये राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह है, बाकी तो इसको छोटा मोटा विद्रोह ही मान रहे थे। लेकिन जो डिज़रायली साहब है, इन्होंने एक वास्तविकता बताई कि भाई ये राष्ट्रीय स्तर का एक विद्रोह हुआ था, है ना, और ये नेशनल लेवल पर विद्रोह हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे, यानी जो कांग्रेस बनी थी, है ना, उसके पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी थे, एओ ह्यूम थे, वेदरबर्न थे, जॉर्ज यूल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे, तो ये जॉर्ज यूल थे। कौन थे, जॉर्ज यूल, ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के आलोचक है, यानी राजनीतिक विज्ञान कैसी जो परंपरागत है उसके आलोचक कौन से है, गॉडविन है, मेरियाम है, आर्थर बेंटले है, एस्टन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले है ना, वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के आलोचक है। कौन, आर्थर बेंटले है ना, वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के आलोचक है, परंपरागत के, ना कि आधुनिक के, वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के आलोचक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सरकार वह श्रेष्ठ है,
यानी ये साहब कह रहे हैं कि वो सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, यानी जो शासन न्यूनतम करती है। ये कथन किस विचारधारा से संबंधित है? समाजवादी विचारधारा है, अराजकतावादी है, बहुलवादी है, व्यक्तिवादी है। तो ये विचारधारा कैसी होगी? ये होगी ऑप्शन डी, व्यक्तिवादी विचारधारा। यानी सरकार ना जनता को शासन करना ना बताए, ज़्यादा बहुत कम शासन करे, यानी जनता को इंडिपेंडेंट छोड़ दे और बहुत लिमिटेड शासन करे, है ना। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है ना, वहाँ पे सरकार का इंटरफेयर बहुत कम कामों में होता है। जैसे वो वहाँ पे सरकार मोस्टली जो विदेशी मामले हैं, रक्षा है, ऐसे काम देखती है। व्यक्तिगत मामलों में सरकार इतनी नहीं पड़ती वहाँ पे। तो वहाँ व्यक्तिवादी जो विचारधारा है ना, वो ये मानते हैं कि न्यूनतम शासन करने वाली सरकार वो अच्छी सरकार होती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य व्यक्ति का वृहत स्वरूप है, यानी राज्य है ना वो व्यक्ति का ही बड़ा रूप है एक तरीके से, यानी व्यक्ति उसका बहुत माइनर रूप है और राज्य उसका बड़ा रूप है। ये कथन किसका है? गॉडविन का है, मेरियम का है, आर्थर बेंटले का या प्लेटो का है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्लेटो साहब है ना, उन्होंने कहा था कि राज्य है ना वो व्यक्ति का ही बड़ा रूप है, वृहत रूप है। ये कहा था किसने? प्लेटो ने कहा था। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। किसी भी व्यवस्था को अपनी परिवेश, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के अनुकूल निरंतर समायोजित होना चाहिए, अन्यथा संकट खड़ा हो जाता है। यह संकट कौन सा है? उपादेयता का, चलनात्मकता का, आधुनिकता का या वेदता का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेदता का। यानी ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था होती है ना, उसको सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं ना, और राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों के हिसाब से खुद को भी परिवर्तन करना पड़ता है। यानी जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, अब व्यवस्था को भी उसी अनुरूप परिवर्तित होना पड़ेगा, है ना। अगर वो व्यवस्था उस हिसाब से परिवर्तित नहीं होगी तो संकट खड़ा हो जाएगा, यानी वो व्यवस्था के डाउनफॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये संकट खड़ा होगा ना, ये कैसा संकट होगा? तो इसकी वैधता का संकट होगा। क्या संकट होगा? इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी, फिर, है ना, इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी अगर वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैधता। अगले प्रश्न में चलते हैं। सीमित संप्रभुता का समर्थक कौन था? यानी सीमित संप्रभुता होती है ना, उसका समर्थक कौन था? गॉडविन था, लॉक था, आर्थर बेंटले था या एस्टन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लॉक है ना वो सीमित संप्रभुता का समर्थक है। यानी संप्रभुता होनी चाहिए लेकिन वो सीमित होनी चाहिए, यानी अपने आप में असीमित संप्रभुता नहीं होनी चाहिए। ये कहा था लॉक साहब ने। यानी लॉक साहब है ना वो इसका समर्थन करते थे, किसका? सीमित संप्रभुता का, है ना। कौन? लॉक। अगले प्रश्न चलते हैं। समानता को परिभाषित किया जा सकता है कैसे? समानता क्या किसे कहते हैं? यानी समान में समानता, भेदभाव की समाप्ति, बिना क्षमता देके हर क्षेत्र की समानता या संपत्ति की समानता? तो समानता की क्या होती है? समानता होती है कि समान लोग है ना उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समानता, समान में समानता, है ना। समान में समानता, वो समानता एक्चुअली वास्तविक परिभाषा है। समान में समानता है वो वास्तविक परिभाषा, यानी एक ही कैटेगरी के जैसे 5 व्यक्ति हैं, अब इनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब इसी कैटेगरी का दूसरा है, इसी का तीसरा है, इसी का चौथा है, इसी का पांचवा है, तो इनके साथ अब समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर जैसे मान लो ए व्यक्ति है, वो तो स्वस्थ व्यक्ति है, और बी व्यक्ति है और वो दिव्यांग है, उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या जितनी सुविधाएं बी को मिलनी चाहिए उतनी ए को भी मिलनी चाहिए, मिलती है उतनी बी ए को मिलनी चाहिए? नहीं। तो ये कैसे? ये संभव नहीं है ना, और ये गलत भी है। लेकिन अगर बी को अलग सुविधाएं मिल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बी को कोई दूसरा दिव्यांग है उसी स्टैंडर्ड का, सी बंदा, और उसके मुकाबले उसको कम सुविधाएं मिल रही है, तो यहाँ पे गलत है ये, है ना। तो समानता नहीं होगी फिर ये। तो समान में समानता होना, समानता को इस प्रकार परिभाषित करा जा सकता है। अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान सभा की मूल अधिकारों की उप समिति, संविधान सभा की एक उप समिति थी, मूल अधिकारों की उप समिति, उसमें एक महिला भी शामिल थी। उन महिला का नाम क्या है? सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कस्तूरबा गांधी। हम संविधान सभा की 15 महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, संविधान सभा में कुछ समितियां बनी थी, ठीक है। उन समितियों में एक समिति मूल अधिकारों की उप समिति, और उस उप समिति में एक महिला को शामिल किया गया था। उस महिला का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो हंसा मेहता जी थे ना,
क्या नाम है, हंसा मेहता। क्या नाम है, हंसा मेहता। ये मूल अधिकारों की उप समिति में शामिल हुई थी। किसमें, मूल अधिकारों की उप समिति में शामिल हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया था। जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है राजस्थान का, उसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किसने किया था। हरिभाऊ उपाध्याय, मुकुट बिहारी भार्गव, अर्जुन लाल सेठी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव है ना, वो अजमेर मेरवाड़ा की तरफ से संविधान सभा में सदस्य बने थे। कौन, मुकुट बिहारी लाल भार्गव साहब। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 51 में, 43 में, 368 में, 137 में। तो जो संविधान का अनुच्छेद 137 है ना, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है ना, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है और उसको बाद में लगता है कि अरे नहीं, इस निर्णय में तो मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, तो वो उस बात का यानी उस निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। जैसे इस बात पे बहुत बार डिबेट हुई कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए या नहीं माना जाए, लेकिन पहले जब शुरुआत में जो निर्णय दिए गए थे उनको संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, लेकिन बाद में संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, कहा उसमें संशोधन संभव है। इस प्रकार से मतलब बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने निर्णयों को ओवर रूल किया हुआ है। तो ये किस संविधान के जो कौन सा अनुच्छेद उसके माध्यम से उनको यह शक्ति प्राप्त है, तो आर्टिकल 137 है ना, आर्टिकल 137 है, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे। पंडित नेहरू, नेताजी, राजेंद्र प्रसाद या बी एन राव। तो संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे, तो ये थे बी एन राव साहब। कौन थे, बी एन राव साहब है ना, ये संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। अगले प्रश्न में चलते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यानी ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी हुई है। संविधान के एक अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य, वह बाह्य आक्रमण, अगर कोई बाहर से आक्रमण होता है तो, और अंदर की तरफ कोई अशांति होती है तो प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो ये लिखा हुआ है 215 में, 275 में, 235 में, 355 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा संविधान के अनुच्छेद 355 है ना, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि संघ का कर्तव्य होगा, यानी संघ है ना जो यूनियन है उसका कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति से हर राज्य की रक्षा करे। ये 355 में लिखा हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। जो नागरिक है उनके मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग में किस में किया गया है। अनुच्छेद तो 51 के है, लेकिन भाग कौन सा है, 4, 3, 2 या 4 के। तो इसका आंसर हो जाएगा जो संविधान का भाग 4 के है ना, उसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 51 के में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का उल्लेख है। यानी कौन से वो अनुच्छेद है जिसमें समता के अधिकार दिए गए हैं। यानी मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार बिल्कुल है। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, 12 से 14, 19 से 22, 15 से 18, 14 से 18। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 है ना, कौन से 14, 15, 16, 17, 18, इसमें समानता के अधिकार या समता के अधिकार, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए आयोग की स्थापना का उपबंध किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया। जो अनुसूचित जातियां है ना, उनके लिए आयोग बनाया गया, संवैधानिक आयोग, उसकी स्थापना के लिए कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया, कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 338 के में प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है, आर्टिकल 338 में, 338 के में यह प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। यानी संविधान का कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। आर्टिकल तो 368 है, ठीक है, संविधान संशोधन के लिए, लेकिन वो किस भाग में, 20 में, 12 में, 10 में या 30 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान का जो भाग 20 है, भाग कौन सा है, भाग तो 20 है, आर्टिकल 368 है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है ना। इसमें 2 प्रकार के अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, इस अनुच्छेद के माध्यम से 2 प्रकार के अमेंडमेंट हो सकते हैं। वैसे देखिए तो संविधान में 3 प्रकार से अमेंडमेंट संभव है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की कितनी विधियां बताई गई। देखो ये प्रश्न आ गया ना कि आर्टिकल जो 368 है संविधान संशोधन से संबंधित है, बिल्कुल है, भाग 20 में दिया हुआ यह भी ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस अनुच्छेद में कितनी विधियां बताई गई है, 2 बताई गई, 1 बताई गई, 3 बताई गई, 4 बताई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 368 के अंदर कितनी विधियां बताई गई है, 2 विधियां बताई गई है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत के महान्यायवादी ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति साहब है ना, वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, चीफ जस्टिस होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत की तीनों सेनाओं का जो चीफ कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, वो राष्ट्रपति साहब होते हैं। कौन होते हैं? भारत की तीनों सेनाओं के जो हेड होते हैं वो राष्ट्रपति साहब होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? यानी संसद के सत्रों को बुलाना, उनका सत्रावसान करना। हम एक मीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। सदन की कार्यवाही भंग करना अलग बात है। वो सत्रावसान मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मानसून सेशन बुलाया, अब इस मानसून सेशन को खत्म किया जा रहा है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजेआई, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो राष्ट्रपति साहब है ना, वो किसी संसद के सदन का सत्रावसान कर सकते हैं, राष्ट्रपति। राजस्थान के मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद में स्थान है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनका मंत्रिपरिषद में कैसा स्थान है? समान में प्रथम, सभी मंत्रियों में समान, राज्यपाल से ऊंचा या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनका पद कितना महत्वपूर्ण है ये कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सारे मंत्रियों के बराबर है, या फिर राज्यपाल से ऊंचा है, या समान में प्रथम है? समान में प्रथम का मतलब क्या हो गया? जैसे सारे मंत्री है, मुख्यमंत्री भी हो गया, चीफ मिनिस्टर भी हो गया, है ना। बाकी चलो और मंत्री, होम मिनिस्टर हो गया, बाकी कई मंत्री है ना। अब ये मंत्री है, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री भी मंत्री है, ठीक है, लेकिन इनमें ये प्रथम है। यानी इन मंत्रियों में मुख्यमंत्री साहब है ना, वो प्रथम होते हैं। यानी सबसे पहले कोई भी बात करेगा तो मुख्यमंत्री साहब ही जो निर्णय लेंगे, अंतिम निर्णय, वो मुख्यमंत्री साहब द्वारा लिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि समान में प्रथम है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक विषय के रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्रारंभ माना जाता है। अब तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात कर रही है। एक विषय के रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्रारंभ कहाँ से माना गया है? यूएसए से, जापान से, इंग्लैंड से, अर्जेंटीना से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अमेरिका से, यानी यूएसए से। यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक सब्जेक्ट के रूप में प्रारंभ बना, वो यूएसए से हुआ था। कहाँ से हुआ था? यूएसए से हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिंदु लोक प्रशासन को दोषपूर्ण और आलोचनात्मक नहीं बनाता? यानी बाकी तीन बिंदु है वो तो लोक प्रशासन को दोषपूर्ण बनाते हैं, लेकिन एक बिंदु है जो दोषपूर्ण नहीं बनाता, उसका पॉजिटिव साइड को रखता है। कौन सा होगा? नौकरशाही, लालफिताशाही, कठोरता या जन उत्तरदायित्व। तो इसका आंसर क्या होगा? जो जन उत्तरदायित्व है ना, वो तो पॉजिटिव बिंदु है, नेगेटिव नहीं है। बाकी नौकरशाही, लालफिताशाही और कठोरता, ये तीनों तो इसको क्या बनाएंगे? दोषपूर्ण बनाएंगे, है ना, या आलोचनात्मक बनाएंगे, जिसके आधार पर इसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जन उत्तरदायित्व से तो इसकी आलोचना ना करके इसकी प्रशंसा करने का कार्य होगा, है ना। तो जन उत्तरदायित्व से तो ये इसका पॉजिटिव साइड है, ना कि दोषपूर्ण साइड है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन से विद्वान राजनीति और प्रशासन में भेद मानते हैं? यानी कौन से वो विद्वान हुए जो राजनीति को अलग मानते हैं, प्रशासन को अलग मानते हैं? किंग्सले, एमगोस, दिमोक या फ्रैंक गुडनार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो फ्रैंक गुडनार्ड है ना, वो क्या कह रहे हैं? फ्रैंक गुडनार्ड साहब कह रहे हैं कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग है ना। राजनीति और प्रशासन में भेद मानते हैं वो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोक प्रशासन की नौकरशाही विचारधारा के प्रतिपादक, यानी एक विचारधारा है लोक प्रशासन की नौकरशाही विचारधारा, इसके प्रतिपादक कौन है? मैक्स वेबर, एमगोस, दिमोक या फिर फ्रैंक गुडनार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मैक्स वेबर है ना, वो लोक प्रशासन की नौकरशाही विचारधारा के प्रतिपादक है। कौन है? मैक्स वेबर। नौकरशाही विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा इसके प्रतिपादक है। लोक प्रशासन की नौकरशाही विचारधारा के प्रतिपादक मैक्स वेबर साहब है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन एक पुस्तक है, किताब है, उसका नाम है जनरल और इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके लेखक कौन है? हेनरी फ्योल है, डब्ल्यू.एफ. टेलर है, लूथर गुलिक है या एल्टन मायर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल। यानी हेनरी फ्योल है ना, वो लेखक है किसके? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक। प्रशासन की मानव संबंध विचारधारा का प्रारंभ हुआ। प्रशासन की मानव संबंध विचारधारा का प्रारंभ कब हुआ? 1930 से 32 में, 50 में, 1916 में, 1905 में। तो इसका आंसर हो जाएगा
प्रशासन की जो मानव संबंध विचारधारा है ना, उसका प्रारंभ 1930-32 में हुआ था। 1930-32 के अंदर मानव संबंध विचारधारा का प्रारंभ हुआ प्रशासन की। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्नेस्ट डेल के अनुसार निम्न स्तरीय लोग निम्न में से कौन से निर्णय लेते हैं? अर्नेस्ट डेल साहब के अनुसार ना निम्न स्तरीय लोग वो कौन सा निर्णय लेते हैं? निम्न स्तर के लोग डेल साहब के अनुसार प्रशासनिक, नीतिगत, कार्यकारी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहे हैं जो निचले स्तर के लोग होते हैं, जो मतलब एक तो शीर्ष स्तर के लोग होते हैं जो डिसीजन मेकर होते हैं, एक बीच के स्तर के होते हैं, एक निम्न स्तर के लोग होते हैं। जो निम्न स्तर के लोग होते हैं ना, वो कैसे निर्णय लेंगे? वो कार्यकारी निर्णय लेंगे। क्या लेंगे? एग्जीक्यूटिव निर्णय लेंगे, कार्यकारी निर्णय लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन ने किस प्रकार के मनुष्यों का समर्थन किया है? हर्बर्ट साइमन ने किस प्रकार के मनुष्यों का समर्थन किया है? सामाजिक का, आर्थिक का, राजनीतिक या प्रशासनिक का? तो हर्बर्ट साइमन साहब ने प्रशासनिक प्रकार के मनुष्यों का समर्थन किया है। किस प्रकार के? प्रशासनिक प्रकार के मनुष्यों का समर्थन किया है। किसने? हर्बर्ट साइमन साहब ने। क्या नाम है? हर्बर्ट साइमन साहब ने क्या किया है? हर्बर्ट साइमन साहब ने प्रशासनिक प्रकार के मनुष्यों का समर्थन किया है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत का मत है कि मनुष्यों में महत्वाकांक्षा का अभाव होता है? वे परिवर्तन विरोधी होते हैं। अच्छा, ये देखो ध्यान देने वाली बात है। यानी इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो ये मानता है कि मनुष्य में ना महत्वाकांक्षा का तो अभाव होता है और वो परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं? क्योंकि महत्वाकांक्षा का अभाव होगा ना, वही परिवर्तन का प्रतिरोध करेंगे। जो महत्वाकांक्षी होंगे वो तो नित्य नए परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। तो अक्ष सिद्धांत होगा, वाई सिद्धांत होगा, जेड सिद्धांत होगा या द्विकारक सिद्धांत होगा? तो इसका आंसर है अक्ष सिद्धांत। यानी जो अक्ष सिद्धांत के व्यक्ति होते हैं ना, उनमें महत्वाकांक्षा का अभाव होता है और परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं वो। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किए। एक पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, एक दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। अब दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली, अरविंद पनगड़िया, रंगराजन या अशोक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीरप्पा मोइली को दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस के बड़े नेता है वीरप्पा मोइली साहब, इनको दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। देश के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के कितने प्रतिवेदन दिए? जब देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया तो उसने कितने प्रतिवेदन दिए थे सरकार को? 20 दिए थे, 15 दिए थे, 25 दिए, 30 दिए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को 20 प्रतिवेदन दिए थे। कितने प्रतिवेदन दिए थे? 20 प्रतिवेदन दिए थे। लोकपाल किसके अधीन कार्य करता है? लोकपाल किसके अंडर कार्य करेगा बताओ? स्वतंत्र होगा, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी लोकपाल किसी के अंडर कार्य नहीं करता भाई साहब, लोकपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, है ना? तभी तो लोकपाल जो संस्था है उसकी प्रासंगिकता रहेगी, अन्यथा तो वो किसी के अंडर कार्य करेगा तब तो फिर उसकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? लोकपाल स्वतंत्र तौर पे कार्य करेगा। सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम कहाँ पास हुआ? नहीं, लोकायुक्त अधिनियम पास कहाँ पे हुआ सबसे पहले ये पूछ रहा है। बंगाल में, ओडिशा में, बिहार में या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम कहाँ पे पास हुआ था? ओडिशा में पास हुआ। कहाँ पे हुआ? ओडिशा राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम पास हुआ था। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में ना, उसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सुधार, कानूनी सुधार, सामाजिक एकता, पारदर्शी शासन। तो सूचना का अधिकार क्यों लाया गया? ताकि शासन ना वो पारदर्शी हो सके, उसमें भ्रष्टाचार न हो, है ना? उसके लिए सूचना का अधिकार 2005 लाया गया। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पारदर्शी प्रशासन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध सूचना का अधिकार दिलाने से? यानी वो कौन सी मैडम है जिनका संबंध सूचना के अधिकार से? अरुंधति राय, अरुणा रॉय, रंजना कुमारी, गिरजा व्यास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो अरुणा रॉय है ना, उनका संबंध है किससे? सूचना का। आरटीआई जो कानून है ना, उसको प्रकाश में लाने का या उनको अस्तित्व में लाने का जो सबसे बड़ा योगदान है वो अरुणा राय मैडम को है, क्योंकि इन्होंने आंदोलन चलाया था इसके लिए और जिसके प्रभाव में फिर सूचना का अधिकार लाना पड़ा था सरकार को झुक के। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है? एक किताब है, उसका नाम है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसके लेखक कौन है? किंग्सले एमगोस, दिमोक या फिर पीटर ड्रकर? तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ये है पीटर ड्रकर साहब। पीटर ड्रकर साहब है ना, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नाम की किताब है एक, उसके लेखक हैं पीटर ड्रकर। निम्न में से कौन निर्णय को संगठनात्मक और व्यक्तिगत निर्णय के रूप में वर्गीकृत करते हैं? यानी इनमें से कौन है जो निर्णय को एक तो संगठनात्मक, एक व्यक्तिगत निर्णय, यानी निर्णय को दो भागों में बांटते हैं, संगठनात्मक और व्यक्तिगत। किंग्सले एमगोस, दिमोक या चेस्टर बर्नार्ड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चेस्टर बर्नार्ड। यानी चेस्टर बर्नार्ड है ना, वो निर्णय को
दो भागों में बांटते हैं, एक तो संगठनात्मक निर्णय और एक व्यक्तिगत निर्णय। ठीक है, ये है चेस्टर बर्नार्ड साहब। अर्नेस्ट डेल के अनुसार निम्न स्तरीय लोग निम्न में से कौन से निर्णय लेते हैं? ये प्रश्न शायद पहले भी हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्यकारी निर्णय। क्या होगा? कार्यकारी निर्णय। प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे से जोड़ने वाले विद्वान हैं? यानी प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे से जोड़ने वाले विद्वान कौन है? बताइए। किंग्सले है, एमगोस है, डिमोक है और फ्रैंक गुडनाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिमोक। यानी सरकार को किससे जोड़ रहे हैं? क्या और कैसे से। सरकार को क्या और कैसे से जोड़ने वाले विद्वान कौन है? तो यह है डिमोक साहब। डिमोक ये सरकार को, प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे से जोड़ रहे हैं। ठीक है, प्रशासन के लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा है वो प्रशासन का लक्षण नहीं है? संगठन, समन्वय, असहयोग या निर्देशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो असहयोग है ना वो प्रशासन का लक्षण नहीं है। बाकी संगठन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, निर्देशन होना चाहिए, लेकिन असहयोग तो नेगेटिव पक्ष है, वो तो मतलब होना नहीं चाहिए, है ना। तो संगठन, समन्वय और निर्देशन प्रशासन के लक्षण में आते हैं, जबकि असहयोग नहीं आएगा। वेदों में कितने प्रकार के यज्ञ बताए गए? बताओ, वेदों में कितने प्रकार के यज्ञ बताए गए? 1, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदों में 4 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। और सबसे प्रमुख या सबसे विशेष, सबसे प्रमुख, सबसे अच्छा जो यज्ञ है वो है ज्ञान यज्ञ। क्या है? ज्ञान यज्ञ। ठीक है, सबसे बेस्ट यज्ञ यही है। वैदिक परंपरा में सामान्यतः 16 संस्कार बताए गए हैं। ठीक है, इनमें से पहला संस्कार कौन सा है? नामकरण, गर्भदान, अन्नप्राशन या पुंसवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक परंपरा में जो 16 संस्कारों में पहला संस्कार है वो कौन सा है? वो है भाई साहब गर्भदान संस्कार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म परिचायक है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म है ना, वो किसके परिचायक? ज्ञान लक्षण का, सत्य लक्षण का, तटस्थ लक्षण का या स्वरूप लक्षण का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म परिचायक किसका है? स्वरूप लक्षण का परिचायक है। इसको आपको याद रखना है, किसका परिचायक है? स्वरूप लक्षण का परिचायक है। अगला प्रश्न है आरुणि और श्वेत केतु संवाद। आरुणि और श्वेत केतु का संवाद है ना वो किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में, मैत्रायणी उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में या कठोपनिषद में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरुणि और श्वेत केतु का संवाद है वो छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। आरुणि और श्वेत केतु इन दोनों के संवाद किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। ज्ञान सद्गुण है ये उक्ति है, ज्ञान सद्गुण है ये उक्ति किसकी है? अरस्तु की है, प्लेटो की है, सुकरात की है, डेकार्टे की है? तो ज्ञान सद्गुण है ये उक्ति किसकी है? ये सुकरात साहब की उक्ति है। क्या सुकरात साहब क्या कहते हैं? कि ज्ञान है ना वही सद्गुण है। ज्ञान क्या है? सद्गुण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संप्रत्ययवाद के अनुसार संप्रत्यय है, संप्रत्ययवाद के अनुसार संप्रत्यय किसे माना गया? जाति भावना को, शब्द मात्र को, आदर्श भावना को, सर्वव्यापकता को? तो इसका आंसर दे रखा है जाति भावना को। संप्रत्ययवाद के अनुसार संप्रत्यय जाति भावना है। सुकराती दर्शन विधि क्या है? परिभाषा मूलक है, सैद्धांतिक है, वर्णनात्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो सुकराती दर्शन विधि कैसी है? वो है देखो, सुकराती दर्शन विधि परिभाषा मूलक है। सुकराती दर्शन विधि वो कैसी है? परिभाषा मूलक दर्शन विधि है। हम ईश्वर को कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति दोनों मान सकते हैं। यानी हम है ना ईश्वर को एक तो कारण प्रकृति मान सकते हैं, एक कार्य प्रकृति भी मान सकते हैं। इस मत का समर्थन कौन करते हैं? अरस्तु करते हैं, प्लेटो करते हैं, स्पिनोजा करते हैं, डेकार्ट करते हैं। तो इस मत का समर्थन कौन करते हैं? स्पिनोजा करते हैं। कौन करते हैं? स्पिनोजा साहब। क्या कहते हैं स्पिनोजा? कि हम ईश्वर को कारण प्रकृति भी मान सकते हैं और हम ईश्वर को कार्य प्रकृति भी मान सकते हैं, है ना, और दोनों मान सकते हैं। ये कहते हैं स्पिनोजा। क्या नाम है इनका? स्पिनोजा। स्पिनोजा, स्पिनोजा यानी एक ओजा था ना अपने प्रज्ञान ओझा, और क्या कराता था? स्पिन कराता था। तो इस प्रकार स्पिनोजा, स्पिनोजा इस प्रकार इसको याद कर सकते हो। क्या कहते हैं? कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति। डेकार्ट मानते हैं कि मन शरीर पर पीनियल ग्रंथि के माध्यम से क्रिया करता है। डेकार्ट साहब क्या कहते हैं? कि मन है ना वो शरीर के ऊपर पीनियल ग्लैंड के माध्यम से, जो पीनियल ग्रंथि होती है उसके माध्यम से क्रिया करता है, किंतु ये निम्न में से किस एक पक्ष में उपवाद करता है? यानी जो एक चीज है जिसमें वो पीनियल ग्रंथि के माध्यम से कार्य नहीं करता, किसमें? कल्पना में, बुद्धि में, विश्वास में, स्मृति में। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धि में। यानी इस बात को फॉलो नहीं करता, वो बुद्धि में नहीं करता है ना, बाकी कल्पना, विश्वास और स्मृति में करता है। और पीनियल ग्लैंड का आपको पता ही है, पीनियल ग्रंथि है ना वो कहाँ पे होती है? वो व्यक्ति का जो
चेहरा होता है, जो यहाँ पे जो अपना ललाट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ग्रंथि होती है ना वो पीनियल ग्लैंड होती है। और एक हर किसी की ये ग्रंथि जागृत नहीं होती, और जिसने पीनियल ग्रंथि को जागृत कर लिया ना, मान लो उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, मतलब संसार में उसके लिए कुछ भी मतलब जिसको वो अचीव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होगा। अधोलिखित में कौन बेंथम के सुखवादी आकलन का आयाम नहीं है? इनमें से कौन सा है जो बेंथम के सुखवादी आकलन का आयाम नहीं है? तीव्रता, निश्चितता, शुद्धता या अनुत्पादकता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुत्पादकता नहीं है। यानी बाकी तीव्रता, निश्चितता और शुद्धता बेंथम के सुखवादी आकलन का आयाम है, यानी सुखवादी आकलन में शामिल है। क्या क्या शामिल है? तीव्रता, निश्चितता और शुद्धता। बाकी देखो सुखवादी आकलन किसने दिया है? बेंथम साहब ने दिया, ये भी तो क्लियर हो रहा है ना। मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद कैसा है? मूल्यपरक है, नियामक है, आदर्शपरक है, यथार्थपरक है? तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद है ना, वो कैसा है? यथार्थपरक है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद यथार्थपरक है। कैसा है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद यथार्थपरक है। अगला प्रश्न है, कांट के विचार कर्तव्य के लिए की तुलना गीता के किस सिद्धांत से की जाती है? यानी कांट साहब ने दिया कि कर्तव्य है ना वो कर्तव्य के लिए, वो गीता के किस सिद्धांत से उसकी तुलना कर सकते हैं? स्थित प्रज्ञ, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग या कर्मयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग है ना, निष्काम कर्मयोग, उसके अनुसार वो कांट का जो दर्शन है कर्तव्य के लिए, उससे ये दोनों मैच खाते हैं थोड़े से। मतलब आपको कार्य करना है कार्य करने के लिए, वही कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए वाला ना निष्काम कर्मयोग, ये गीता के अंदर दे रखा है, तो इससे दोनों मैच खाते हैं। कांट ने कठोरतावाद को कहा है। कांट साहब के जो कठोरतावाद है ना उसको क्या कहा जाता है? प्रयोजनवाद, कर्म संन्यासवाद, कर्मवाद या संन्यासवाद? तो कांट साहब के जो कठोरतावाद है ना उसको क्या कहते हैं? कर्म संन्यासवाद कहते हैं। कांट साहब के जो कठोरतावाद है ना उसको कर्म संन्यासवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म संन्यासवाद कहते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, नैतिकता के लिए आवश्यक है। नैतिकता के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता आवश्यक है, अवश्यंभाविता आवश्यक है, सार्वभौमिकता आवश्यकता है, या फिर स्वतंत्रता और अवश्यंभाविता दोनों आवश्यक है? तो देखो नैतिकता के लिए स्वतंत्रता भी आवश्यक है ना। नैतिकता के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है ही है, और अवश्यंभाविता भी आवश्यक है, यानी दोनों चीजें चाहिए नैतिकता के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, नैतिकता के लिए स्वतंत्रता और अवश्यंभाविता का होना आवश्यक है, यह कथन किसका है? अब ये पूछ रहा है, पहले तो हमसे पूछा कि आवश्यक क्या क्या है? स्वतंत्रता और अवश्यंभाविता है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये एक बात कही किसने है? मैकेंजी साहब ने कही है, प्लेटो ने कही है, सुकरात ने या डेकार्ट ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मैकेंजी साहब ने कही है। किसने कही है? मैकेंजी साहब ने ये कही है। क्या कहा है? कि नैतिकता के लिए स्वतंत्रता और अवश्यंभाविता दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। और बाकी हम सीरीज को एग्जाम की तिथि तक कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद भी, क्योंकि सेकंड ग्रेड हो गया इसका मतलब हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो गया, उसके बाद हमें रीट के लिए भी जुट जाना है। तो पहले पूरी जी जान से हमें सेकंड ग्रेड के लिए फाइट करनी है, और उसके बाद हम रीट के लिए फाइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, पढ़ते रहो।